नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में। भूगोल की बेहतर और शानदार रूप से निःशुल्क तैयारी जो आपको यहाँ पे है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जैसा कि आपको पता है कि आज अपना जो है सोमवार हो गया, तो सोमवार को अपनी जो क्लास रहती है एनसीईआरटी को लेकर रहती है। और एनसीईआरटी अपनी जो है चल रही थी, वो 11th क्लास की एनसीईआरटी चल रही थी। उसमें दो पार्ट अपन ने यानी दो यूनिट बोले, या उसके दो भाग, काफ़ी सारे छोटे छोटे भाग कर रखे हैं। उसमें से दो पार्ट अपन ने जो है कर लिए थे। उसके अलावा जो अपन है आज है तीसरा पार्ट करेंगे उसका 11th क्लास के एनसीईआरटी का। उसकी शुरुआत करते हैं। उसका जो नाम है वो है पृथ्वी का स्वरूप। कि पृथ्वी का स्वरूप कैसा है, उसकी परिभ्रमण गतियाँ, उसकी स्थिति क्या है, समय की गणना किस प्रकार होती है, पृथ्वी पर किस प्रकार डिपेंड होता है समय की गणना करना। जैसा आपने समय रेखा देखी होगी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, समय रेखा, तो इत्यादि है। इनके बारे में जो आज हम आज के इस क्लास में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि आप है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी ग्रुप्स में धमाकेदार रूप से शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और निःशुल्क है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना अच्छा शानदार कंटेंट आपको है निःशुल्क और बेहतर क्लास के रूप में यहाँ पे जो है मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी इसका जो है फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ऐसा जो ऑफर है बार बार नहीं मिलता, हर बार नहीं मिलता। मतलब कि है आने वाले दिनों में क्या पता है कि ये जो है इतना है शानदार कंटेंट नहीं मिले, कुछ और मिले। तो उससे अनुरूप आपको क्या है रेगुलर बेसिस पे बना रहना है। आपको हर चीज़ का है नॉलेज करना है, जानकारी लेनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि अब जो फैक्ट पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। आने वाले समय में क्या पता हाई लेवल से पढ़ाना स्टार्ट कर दें इस चैनल के माध्यम से ही। मतलब जो जो है इम्पोर्टेंट हायर एजुकेशन के लिए है वो पढ़ाना स्टार्ट कर दें। तो आपको है जो बने रहना है, पूरी क्लासेस का जो आनंद लेना है। आपका मैं बोल रहा हूँ, आपका एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, उतना ही मेरे लिए कीमती है कि आपका एक एक मिनट में आपको एक एक है फैक्ट ऐसे बताए जाए जो एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण हो। तो आज की क्लास की इसकी शुरुआत करते हैं अपन। प्राचीन काल में समस्त ब्रह्मांड को पृथ्वी केंद्रित माना जाता था। कि जो प्राचीन काल है उसमें समस्त ब्रह्मांड को पृथ्वी केंद्रित की, पृथ्वी बीच में है। मैंने यूनानी रोमन पढ़ाया, अब वो ज्ञान आपका यहाँ पे काम आ रहा है। कैसे? क्योंकि है यूनानी में जो है होमर थेल्स, उन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी बीच में स्थित है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर जो है समुद्र है, सॉरी नदियाँ हैं, सरिता है, बहती है। तो प्राचीन काल में है ब्रह्मांड को पृथ्वी केंद्रित माना जाता है, पृथ्वी केंद्र में है। भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, भट्टीय या आर्यभट्टनियम, आर्यभट्ट द्वारा है जो लिखित ग्रंथ मैंने पढ़ाया था जब भारत के भूगोल में था, अभी पढ़ाए थे 2 क्लास पहले। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके भौगोलिक चिंतन है वो जरूर देखिए। अभी 2 दिन पहले ही क्लास हुई थी उसकी, भारतीय भूगोलवेताओं की। तो लिखित ग्रंथ में पृथ्वी को गोलाकार खगोल भूगोल बताया गया है। कि भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, आर्यभट्ट के ग्रंथों में पृथ्वी को गोलाकार खगोल भूगोल जो है बताया गया है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करते हुए बताया है। अब ये एक आर्यभट्ट का जो है उपलब्धि हो सकती है, भारतीय भूगोलवेताओं की उपलब्धि हो सकती है। क्या हो सकती है? कि आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर है जो है भ्रमण करती है, घूमती है। उससे पहले जो है पता नहीं था, काफी सारे विद्वानों को, भूगोलवेताओं को, विश्व को इसके बारे में जो है नहीं पता था। आर्यभट्ट तथा भास्कराचार्य द्वितीय ने सूर्य एवं चंद्रमा ग्रहण तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य द्वितीय भूगोलवेता है, उन्होंने सूर्य व चंद्रमा ग्रहण, सूर्य चंद्र ग्रहण और है पर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया। कोपरनिकस एवं गैलीलियो ने सूर्य को सौरमंडल के मध्य बताया तथा ग्रहों की गति के नियम बताए। कोपरनिकस एवं गैलीलियो ने सूर्य को सौरमंडल के मध्य बताया, ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य को बताया और ग्रहों की गति के जो है नियम बताए कोपरनिकस और गैलीलियो ने। गैलीलियो नाम आते ही आपको एक बात याद आ रही है कि दूरबीन की खोज गैलीलियो ऐसे कुछ आ रहा है। तो दूरबीन के बारे में बताया था विश्व को गैलीलियो ने। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे आगे। पृथ्वी गोलाकार है परंतु ध्रुवों पर चपटी होने के कारण इसे चपटा या लद्वक्ष गोलाभ ओबलेट स्फीरियड के रूप में जाना जाता है। सर्वमान्य मत है
कि पृथ्वी गोलाकार है परंतु ध्रुवों पर चपटी है, बीच में से है ज्यादा है, मतलब ध्रुवों पे छोटी होती जाती है, चपटी है, चपटा या लब्धवश गोलाब के रूप में इसको जो है माना जाता है। पृथ्वी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। भूमध्य रेखा की व्यास कितना है? भूमध्य रेखा का जो व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। ध्रुवों का व्यास है 12,713 किलोमीटर। भूमध्य रेखी परिधि है 40,000 स्वतंत्र किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि है 40,000 किलोमीटर। तो स्वतंत्र किलोमीटर की परिधि में भी जो अंतर आ गया। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, स्थलीय क्षेत्रफल 149 वर्ग मिलियन किलोमीटर, लगभग 29.22% है। महासागरीय क्षेत्रफल 361 है मिलियन वर्ग किलोमीटर, 70.78% पे जो है फैला हुआ है। इत्यादि जो जानकारी है यहाँ पे जो है दी गई है। पृथ्वी की गतियाँ, कि पृथ्वी की गतियाँ क्या क्या है? दो गतियाँ हैं, दैनिक या घूर्णन गति, जिसके कारण दिन रात और ऋतुएं जो है बनती है। दैनिक या घूर्णन गति यानी दिन में होने वाली गति। तो पृथ्वी 24 घंटों में अपने एक्स पर घूमती है। अपने एक्स पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण। भ्रमण करना, घूमना। परिक्रमण, परिक्रमा से आप देख लेना, परिक्रमा लगाना। परिक्रमा जो है चारों तरफ घूम के लगाई जाती है, अपने स्थान पे नहीं। तो चाहे जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको तो बोलते हैं परिक्रमण, जबकि परिभ्रमण, भ्रमण, घूमना, अपने स्थान पे घूमना, उसको परिभ्रमण कहते हैं। दैनिक गति के कारण दिन और रात जो है बनते हैं। दैनिक गति के कारण ही दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति परिभ्रमण के कारण भूमध्य रेखा के क्षेत्र में उभार एवं ध्रुवों का चपटापन पैदा हुआ है। कि पृथ्वी की दैनिक गति परिभ्रमण के कारण भूमध्य रेखा के क्षेत्र में उभार और ध्रुवों का जो है चपटापन पैदा हुआ है, ऐसा जो बताया गया है इसमें। परिभ्रमण या दैनिक गति के कारण हवाओं और धाराओं की दिशा, केंद्रापसारी बल में बदलाव भी आता है। कि परिभ्रमण या दैनिक गति के कारण हवाओं की धाराओं की दिशा, केंद्रापसारी बल में बदलाव भी आता है। दैनिक गति या परिभ्रमण की भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दैनिक गति या परिभ्रमण की भूमध्य रेखा पर गति होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ध्रुवों पर जाकर ये गति लगभग शून्य जो है हो जाती है। पृथ्वी का अक्ष है, पृथ्वी की कक्षा पथ पर समकोण न होकर 23.5 डिग्री झुकाव लिए होता है। कि पृथ्वी का अक्ष है 23.5 डिग्री झुकाव लिए हुए है। पृथ्वी के अक्ष झुकाव के कारण दिन रात बराबर नहीं होते, ये कारण हो गया। आपको ऐसे छोटे छोटे फैक्ट समझने हैं कि 23.5 डिग्री झुकाव लिए हुए है, अक्षीय झुकाव के कारण ही दिन रात बराबर नहीं होते। उसमें अंतर आता है, कभी दिन छोटा, कभी रात छोटी, कभी दिन बड़ा, कभी रात बड़ी। दूसरा है इसका प्रकार है परिक्रमण या वार्षिक गति, जिसको बोले। एक थी परिभ्रमण या दैनिक गति, दूसरा परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 से 1/4 दिनों में 29.6 किलोमीटर सेकंड की गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में जो है घूमती है। इसे परिक्रमण गति कहते हैं। कि 65 दिनों में 365 से 1/4 दिनों में 29.6 किलोमीटर की स्पीड से पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। इस गति से जो है ऋतुएं बनती है, ऋतुएं भी इस गति से ही बनती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। अपसौर जब पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी 15 करोड़ 20 है लाख किलोमीटर पर होता है, तब ऐसी घटना अपसौर होती है। ऐसे लगा लेना, अधिक होता है तो सूर्य दूर होता है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, तब अपसौर की घटना होती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम है दूरी 4 जुलाई। एक तो होता है 3 जनवरी, एक होता है 4 जुलाई। तो अधिक वाला तो अपसौर हो गया, क्योंकि अपसौर में दूरी अधिक रहती है तो तारीख भी अधिक होगी, तो 4 जुलाई। उपसौर जब सूर्य में पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 70 लाख है जो है होती है, दूरी किलोमीटर होती है। ऐसी स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह होता है 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होता है। तो उपसौर देख रहे हैं, उपसौर होता है 3 जनवरी को, सबसे न्यूनतम दूरी 14.70 लाख। अपसौर होता है अधिकतम दूरी 15.20 लाख और 4 जुलाई को होता है।
तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। अयनांत या संक्रांति तथा विषुव क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उजाले में अंधेरे भाग को पृथक करने वाली रेखा को प्रदीपन या प्रकाश वर्त कहते हैं। संक्रांतियां पृथ्वी को गतिशीलता प्रदान करती है। ग्रीष्म संक्रांति क्या होती है? 21 जून को सूर्य से कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण अभी गया है 21 जून में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमका था। उत्तरी भारत में जो है दिन बड़ा हुआ था सबसे। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, मतलब वो जहाँ जाएगा गर्मी करेगा तो ग्रीष्म ऋतु ऑटोमेटिक हो गई, तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में उसका प्रकाश नहीं पहुंच पाता और है शीत ऋतु होती है। पृथ्वी 21 जून को प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म संक्रांति की स्थिति में होती है। पृथ्वी 21 जून को है ग्रीष्म संक्रांति की स्थिति में जो है होती है। शीत संक्रांति की बात करें तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। जो तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और उत्तरी गोलार्ध में ऋतु चलती है। अभी एक चक्कर है सूर्य का, एक चक्कर के माध्यम से समझेंगे। ये है, ये सीधी मान लेना आप भूमध्य रेखा, ठीक है। एक बार सूर्य यहाँ होता है, एक बार ये जो है इस पे, सॉरी मैं सही बना देता हूँ इसको, ये हो गई 0 डिग्री, ऊपर कर्क, दूसरी मकर, ठीक है। एक बार सूर्य 0 डिग्री पे होता है, दूसरी बार होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, तीसरी बार वापस आता है कहाँ पे आता है 0 डिग्री पे, चौथी बार ये जो आता है यहाँ पे 23.5 डिग्री मकर रेखा जिसको बोलते हैं इस पे। तो सूर्य यहाँ से चलेगा, यहाँ पे आके वापस यहाँ पे ही आ जाएगा। ऐसा एक चक्कर चलेगा सूर्य का। जब यहाँ से चलता है तो क्या होता है, 21 मार्च को है यहाँ से चलेगा, 21 तारीख को चलेगा, 21 मार्च को चलेगा यहाँ पे 21 मार्च, फिर यहाँ पे पहुँचेगा 21 जून को, कहाँ पे 23.5 डिग्री पे, फिर यहाँ पे 23 सितंबर को पहुँचेगा वापस है 0 डिग्री पर। मतलब कि 21 मार्च को कहाँ था, 0 डिग्री पर था। 23.5 डिग्री पर कब पहुँचा, ये पहुंचा 21 जून को कर्क रेखा पर। सूर्य सीधा चमकता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी, दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी और दिन छोटा, इत्यादि घटनाएं होती है। फिर वापस आता है 0 डिग्री पर 23 है सितंबर को, तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। वापस जाता है सूर्य 22 दिसंबर को, कहाँ पे जाता है, वो जाता है मकर रेखा पे। मकर रेखा पे उस समय है ग्रीष्म होती है, जबकि कर्क रेखा पे शीत होता है। मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन होता है, वो रात छोटी होती है। उत्तरी है जो भारत बोले या उत्तरी ग्लोब में, उत्तरी गोलार्ध में जो है रात जो है होती है बड़ी और दिन होता है छोटा, ऐसा है जो बोला गया है। ऐसा इसकी गतियों पे जो है निर्भर करता है। सूर्य जो चक्कर लगाता है, सूर्य चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी चक्कर लगाती है, क्योंकि जैसे वो एक तो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, जैसे ही वो घूमती घूमती है ये सूर्य आग का गोला इसके सामने जाती है, तो इत्यादि क्रियाएं जो है संपन्न होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु बनती है शीत संक्रांति 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर पृथ्वी प्रत्येक वर्ष शीत संक्रांति में ही होती है। विषुव क्या होता है, जब पृथ्वी पर 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है तो इस स्थिति को विषुव कहते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है विषुव कहते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। 21 मार्च को 0 डिग्री पे रहता है, इसे बसंत विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। विषुवयी स्थिति में सूर्य प्रातः 6 बजे से 6 बजे पूर्व में उदय होता तथा लगभग इसी समय ही पश्चिम में जो है अस्त जो है हो जाता है। सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पूर्व में होता है। क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो पहले जो है पूरी भाग उसके सामने है आता है सूर्य के सामने, तो ये घटनाएं जो संपादित होती है। अक्षांश एवं देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची की काल्पनिक रेखा है, सही है।
अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड या भूजाल कहते हैं। अक्षांश रेखा देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर जो काटती है, अक्षांश और देशांतर एक समान कोण पे जो है काटती है। अक्षांश क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पृथ्वी को दो भागों उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। सभी अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। ध्यान में रखना है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। कौन से? उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध। किसी भी स्थान की बिल्कुल सही स्थिति जो है ज्ञात करने के हेतु डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में जो है बांटा जाता है। जैसे मुंबई की स्थिति 10 डिग्री 55 मिनट 8 सेकंड है, तो 10 डिग्री 55 मिनट 8 सेकंड कहते हैं इसको। इस तरीके से लिखा गया है ये। तो अक्षांशों का निर्धारण यंत्रों, सूर्य, तारों, चंद्रमा, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन जीपीएस के माध्यम से जो है देखा जाता है। देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्मल जानकारी आपके है, पढ़ी हुई है, सभी की पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी आपके सामने रिवाइज करना इसको जरूरी है। ग्लोबल पर जिन काल्पनिक रेखाओं को उत्तर दक्षिण दिशा में खींचा जाता है उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। लंदन के पास स्थित ग्रीनविच स्थान से उत्तर दक्षिण दिशा में गुजरती है। प्रधान मध्यांतर रेखा कहते हैं ग्रीनविच रेखा, जिसको है देशांतर रेखा कहते हैं। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको कहते हैं। लेकिन भारत की जो है ग्रीनविच है जो है देशांतर रेखा, समय निर्धारण रेखा, वो है 82.5 डिग्री। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 180 डिग्री से 180 डिग्री देशांतर बनाए गए हैं, जिसका कुल योग 360 होता है। देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक है भूमध्य रेखा पर जो है होती है, लेकिन अक्षांशों में लगभग बराबर होती है। देशांतरों में क्या होता है, ऊपर से सिकुड़ी होते हैं और भूमध्य रेखा पे है देशांतरों की दूरी ज़्यादा हो जाती है, वापिस दूरों पे कम हो जाते हैं। लेकिन देशांतरों में, अक्षांशों में ऐसा नहीं पाया जाता है। दूरों पर सभी देशांतरों केंद्रीय बिंदु स्थिति स्थान है प्राप्त कर लेते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच रेखा से पूर्व में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट तथा 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे की जो है वृद्धि होती है। समय क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी। पृथ्वी गोल है तथा इस गोले में 360 डिग्री है होती है तथा प्रत्येक डिग्री को देशांतर कहते हैं। देशांतर से समय की गणना की जाती है। देशांतर रेखाओं को मध्य अक्षांश रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे 360 है डिग्री घूमती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। इस प्रकार 1 घंटे में 360/24 से बराबर 15 डिग्री घूमती है, तो है 15 डिग्री 1 घंटे में जो है ये घूमेगी पृथ्वी। पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट 1 घंटा लगता है। एक देशांतर को पार करने में 60/15 बराबर 4 मिनट का समय लगेगा। कि यहाँ पे सबसे शानदार बात है कि 15 डिग्री घूमने में कितने लगते हैं? 60 मिनट। 1 डिग्री घूमने में कितने लगेंगे? 60/15, कितने? 4 मिनट का समय जो है लगेगा। स्थानीय समय को धूप घड़ी ठीक बता सकती है। स्थानीय समय का संबंध मध्यकालीन सूर्य की ऊंचाई से है। प्रमाणिक समय क्या? प्रमाणिक समय हेतु प्रत्येक देश में किसी एक देशांतर को प्रमाणिक देशांतर है मान लिया जाता है, लेकिन कभी कभी कई देशों में है 2 या 2 से अधिक भी ये जो है मिलते हैं देशांतर जो रेखा। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय संपूर्ण देश का प्रमाणिक समय माना गया है। इंग्लैंड की प्रमाणिक रेखा 0 डिग्री देशांतर जो है। टाइम जोन के बारे में चर्चा करेंगे। समय कटिबंध क्या है? टाइम जोन, समय की निर्धारण कैसे होता है, समय की गणना कैसे होती है, इत्यादि जो है अपन है चर्चा करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी को 24 है भागों में बांट दिया गया है। ऐसे भाग को कटिबंध कहते हैं। कनाडा का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक रहता है। कनाडा को 5 समय कटिबंध में बांट दिया गया है। कनाडा का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। कनाडा को 5 समय कटिबंधों में बांटा गया है। कनाडा में 60 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री 105 डिग्री 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं के आधार पर 5 कटिबंध है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 समय क्षेत्र है जो 75 डिग्री 90 105 और 120 देशांतरों से प्रमाणिक समय माना गया है। यूरोप महाद्वीप को 3 समय कटिबंधों में बांटा गया है। सबसे ज़्यादा समय कटिबंध रूस में 11 है, ये ध्यान में रखना है। रूस में 11 है, यूरोप में 3 है, अमेरिका में 4 है,
कनाडा में 5 है। अंतर्राष्ट्रीय समय इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाले देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसे शून्य देशांतर रेखा भी कहा जाता है। 180 डिग्री पूर्वीय पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। संपूर्ण विश्व का समय ग्रीनविच रेखा से निर्धारित किया गया है, अतः इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसी रेखा से दिन का निकलना माना जाता है। इस रेखा से पूर्व में चलने पर एक दिन की वृद्धि प्लस हो जाता है, पश्चिम में एक दिन घट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी रेखा नहीं है जो आवश्यकता अनुसार टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। इस रेखा को 5 जगह मोड़ा गया है। इसका सबसे पहला मोड़ पूर्व की ओर जो साइबेरिया और अलास्का के बीच बेरिंग जलडमरू मध्य के है स्थित है। एलिसियन द्वीप समूह बचाने हेतु इसे पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। दक्षिणी गोलार्ध में यह फिजी टोगा द्वीपों के चारों ओर न्यूजीलैंड से गुजरती है। इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आप चर्चा करेंगे क्वेश्चन, इनके जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण उनके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिस देशांतर रेखा के पास से गुजरती है वह है 180 डिग्री देशांतर के पास से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। सारे देश की घड़ियां जिस है मान्य समय के अनुसार चलती है उस समय को कहते हैं प्रमाणिक समय, उसको कहते हैं। सारे देश की घड़ियां जिस मान्य समय के अनुसार चलती है उसको। सबसे अधिक समय कटिबंध किस देश में है? सबसे अधिक यूएसए में 4 पड़ा था, कनाडा में 5 पड़ा था, रूस में 11 पड़ा था, तो रूस सबसे ज़्यादा हो गया। विषुव से तात्पर्य क्या है? विषुव का अर्थ सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी चमकती है, तब विषुव की स्थिति होती है। समस्त समय कटिबंधों पर समय गणना होती है 0 डिग्री मध्याह्न रेखा से। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर। जब मैंने पढ़ाया था पीछे तो बताया था। पृथ्वी की दूरी परिधि कितनी है? 40,000 किलोमीटर जो दूरी परिधि है। अपने एक्स पर कितने डिग्री झुकी हुई है? अपने एक्स पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहा गया है? ग्रीनविच रेखा को। पृथ्वी को एक देशांतर है घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगती है। भारत का प्रमाणिक समय रेखा 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कनाडा में कितने हैं? 11। 5 कनाडा में 5 यहाँ पे बताया गया, लेकिन 11 है टोटल कनाडा में। घड़ी का समय किसे कहा जाता है? मध्यमान समय को जो है घड़ी का समय कहा जाता है। मध्यमान समय को ही घड़ी का समय कहा जाता है। आपको एक बात है जो देखनी है यहाँ पे। कनाडा में सॉरी 5 है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 है। रूस में 11 है। रूस में सबसे ज़्यादा कितने हैं? 11। कटिबंध जो है रूस में ही है। तो चलो साथियों लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास साथ में। तब तक की धन्यवाद, बाय। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहा है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी इनको आपको पढ़ते जाना है। अगर आप नोट्स बनना चाहते हैं तो बना लीजिए, वरना अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर छोड़ दीजिए कि सर इस है टॉपिक के है, इस यूनिट के जो है हमें नोट्स अवेलेबल करवाओ। मैं जो आपको नोट्स वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा शानदार रूप से। आपको कहीं और जाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो आप तो रेगुलर बेसिस पे क्लासेज लेते रहिए, ऐसे ही आनंद लेते रहिए और परीक्षा में है अपना स्कोर है, अपनी सीट जो है सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।